Hello everyone, today we are going to learn about the fundamental unit of life cell और आज हमारे चैनल में आपका बिल्कुल हार्दिक से हार्दिक स्वागत मैं आपका करता हूँ। सी टुडे हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है और बायोलॉजी से रिलेटेड ये वीडियो है। सो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और आपको सीखने को मिलेगा चैप्टर 5 ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी का चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर आपको सीखने को यहाँ से मिलने वाला है। चलिए हम बिगिन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्या सीखने वाले हैं ये आपको बताया कि वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, व्हाट वी विल लर्न, हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सो ये आप पढ़ लीजिए। देखो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं तो आपको रेफ़र करूँगा कि प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी एंड साइंस। आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड द एनसीईआरटी। ओके, सी आपको बायोलॉजी का सिलेबस है चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर नंबर 12 न्यू बुक के हिसाब से। ओके, न्यू बुक के हिसाब से, न्यू करिकुलम के हिसाब से चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर बाद में चैप्टर 6 टिश्यू है, ठीक है। फिर बाद में 12 है इम्प्रूवमेंट इन फूड में इम्प्रूवमेंट है। अब हम सेल चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं? सेल चैप्टर में हम देखने वाले हैं डाइवर्सिटी ऑफ द सेल, डाइवर्सिटी ऑफ द सेल देखेंगे। पर सबसे पहले हमारा क्या हमारे इसमें क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल देखेंगे। सबसे पहले सेल की खोज किसने की, सेल कैसे दिखा, ठीक है। फिर हमारा एक छोटा सा टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के टॉपिक का आपका हम सीखने वाले हैं। ओके, एंड अबाउट द प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में हम सीखेंगे और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल के बारे में हम सीखेंगे। सो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में हम सीखने वाले हैं। सो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्या होते हैं? बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल हमारे पास 3 है जो कि हम आगे चैप्टर में देखेंगे। फिर हमारे पास एक एक्टिविटी है कि ऑब्जर्विंग ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द ओनियन का एपिडर्मिस हमें ऑब्जर्व करना है। और वो एक्टिविटी हम यहाँ पर इंटरनेट के द्वारा यूट्यूब से मैंने एक क्लिप लिया है, सो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। फिर बाद में हम देखने वाले हैं मल्टी एंड यूनिसेलुलर। सो ये टॉपिक आ जाएगा डाइवर्सिटी इन द नंबर ऑफ द सेल। फिर बाद में हमारा वेरियस सेल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, और ये किसका टॉपिक आ गया, डाइवर्सिटी इन शेप ऑफ द सेल, ठीक है। फिर बाद में साइज ऑफ द सेल आ जाएगा क्योंकि ये किसका टॉपिक आएगा, डाइवर्सिटी इन साइज। देन प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में हम देखेंगे, प्लांट एंड एनिमल सेल। फिर बाद में स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल देखेंगे। 5 मेन हमारे पास कंटेंट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल के। फिर सेल डिवीजन देखेंगे और लास्ट में हम डायग्राम्स देखेंगे इसके चैप्टर के रिलेटेड, और मेन डायग्राम्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब डिस्कवरी ऑफ द सेल अगर आपने चैप्टर रीड किया, स्टार्टिंग में ही दिया है डिस्कवरी ऑफ द सेल, और फिर आप पेज टर्न करोगे तो पीछे सेल के बारे में बहुत कुछ दिया है। मेनी ऑफ थिंग्स आर गिवन फॉर द सेल, सेल के बारे में मेनी थिंग्स गिवन है। ओके, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सीखने वाले हैं हम, ट्रांसपोर्ट मैकेनिक्स सीखने वाले हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में सीखेंगे, न्यूक्लियस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में हम क्या देखेंगे, सी द सेल डिस्कवरी देखेंगे। सो अभी देखो, रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने सबसे पहले जो है वो सेल को फाइंड किया। The first cell who is discovered by Robert Hooke. In year 1665, when Hooke observed a cork under his self-made microscope, he saw honeycomb-like pattern. He called them a cell. The cell is a Latin word for a little room. By the way, the first living cell was discovered by Antony Leeuwenhoek in the pond water for first time in 1674. Perkin G in 1839 coined protoplasm for the fluid substance in the cell. The cell theory was given by Schleiden or Schwann in 1838 or 1839 and further expanded by Virchow in 1855. सी यहाँ पर आपके बारे में सेल थ्योरी का ही आपका टेक्स्ट बुक का पूरा है। सी सेल
फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया है? सबसे पहला तो मेन ये क्वेश्चन आएगा अगर आया तो, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम तो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, ये मेरे को पता है। फिर बाद में 1665 कौन से ईयर में, तो यूआर गलती से क्या आ गया है, स्लाइड बनाते में गलती से यूआर आ गया है ईयर की जगह पर, सो ये समझ लेना। फिर 1665 में ये ऑब्जर्व हुआ। किसने ऑब्जर्व किया? उसने माइक्रोस्कोप। अभी के माइक्रोस्कोप में तो वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया, उसने खुद के बने हुए माइक्रोस्कोप के अंदर उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की। क्या की? ऑब्जर्व की। फिर बाद में क्या कहा, और इस हनीकॉम लाइक पैटर्न, ये आपको देख सकते हो स्क्रीन पे, देखो ये डायग्राम है, ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पर। सो ये जो डायग्राम है नीचे भी देखो। सो ये हनीकॉम लाइक पैटर्न को इसने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। अब लैटिन वर्ड का सेल का अर्थ होता है अ लिटिल रूम, तो लिटिल रूम इसका अर्थ होता है, ठीक है। सो फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी लेवेनहुक। एंटोनी लेवेनहुक नामक साइंटिस्ट ने फर्स्ट लिविंग सेल, अब ये कॉर्क सेल था, तो ये कॉर्क सेल कैसा है? डेड सेल था, सो इसने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। फिर बाद में जो एंटनी लेवेनहुक है उसने 1674 में क्या किया? लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ही डिस्कवर्ड अ लिविंग सेल, ठीक है। फिर बाद में पर्किंजी ने प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज डिफाइंड प्रोटोप्लाज्म, या फिर व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, ये आएगा। तो प्रोटोप्लाज्म का अर्थ आपको क्या होगा, पूछा जाएगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? प्रोटोप्लाज्म का अर्थ होता क्या है? जो फ्लूइडस लिक्विड होता है सेल के अंदर पूरा, न्यूक्लियस के अंदर का भी और सेल के अंदर का भी पूरा, उसको उसने क्या किया? प्रोटोप्लाज्म तक को कॉइन किया। सो साइंटिस्ट के नाम आ सकते हैं, पुरकिंजी आएगा, ठीक है। फिर बाद में सेल थ्योरी किसने दी? श्रेडिन एंड श्वान ने दी। कब? मेंशन डे ईयर। और किसने फर्दर एक्सपैंड की? वेरचुविन इन 1855। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में देखना है, सो मैं आपको इसके लिए रेफर टेक्स्ट करने को बोलूँगा, तो इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक लिटिल बिट एक्टिविटी है, सो ये मैंने यूट्यूब से ली है। सो यहाँ हमें क्या करना है? ऑब्जर्व द एपिडर्मिस। तो सबसे पहले एपिडर्मिस लेना है ओनियन का। आपके स्कूल में शायद से ये करवाई होगी एक्टिविटी। अब देखो, एक इसको क्या लेना है? स्लाइड पे लेना है, इसके थोड़े से टुकड़े को तोड़ना है और स्लाइड पे रखना है। फिर क्या ऐड करना है? ये पर्पल सब्सटेंस क्या डाला? ये तो है सैफ्रॉन स्टोन, और उसको कवर स्लिप से कवर कर दिया, ठीक है। अब ये हमारी टेम्पररी स्लाइड तैयार है, और माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद हमें इस प्रकार के पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। गॉट इट? इस प्रकार के पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। फिर बाद में हम देखेंगे डाइवर्सिटी ऑफ द सेल। डाइवर्सिटी ऑफ द सेल का अर्थ क्या होता है? डिफरेंसेस इन द सेल, ये टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आता है। सो डिस्कवरी ऑफ द डाइवर्सिटी। सो सबसे पहले हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन द साइज। सो सबसे पहले हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन द साइज ऑफ द सेल। सो फर्स्ट इज अवर द एपिथेलियल सेल, तो कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, ये इसका डायग्राम है। फिर बाद में आपका है ब्लड सेल भी दिया है, बोन सेल भी दिया है, फ्लैट सेल भी दिया है, नर्वस सेल भी दिया है। तो ये जो सेल है ये डाइवर्सिटी ऑफ द सेल में आते हैं, डिफरेंस बाय देयर शेप। नेक्स्ट इज द डाइवर्सिटी ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू द
नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द उनके नंबर के हिसाब से इनका डाइवर्सिटी आता है. सो इट मे बी यूनिसेलुलर और मे बी मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल मतलब मेड अप ऑफ वन सेल, ओनली इट इज मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल. ऑल द फंक्शन आर कैरीड बाय सिंगल सेल के द्वारा सभी फंक्शन कैरी होते हैं. द मल्टी सेलुलर सेल मीन्स मेड अप ऑफ मेनी सेल, में अलग अलग प्रकार के सेल से बना है, मेड अप ऑफ मेनी सेल. इसका ऑल द फंक्शन आर कैरीड बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स जो उसके अंदर है यूनिसेलुलर के, वो क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स के द्वारा होते हैं. और एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे दिए, ठीक है. सो सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर के हैं, मल्टी सेलुलर के हैं, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स. ह्यूमन एनिमल्स में इंक्लूडेशन आते ही गॉट इट. फिर हम देखेंगे द डाइवर्सिटी इन द साइज ऑफ दिस सेल. अब देखिए पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर होने वाला है. ये वन शॉट वीडियो है. क्या है? वन शॉट वीडियो है, ठीक है. So the shape and the size of the cell are related to specific function they perform. जो shape और the size of the cell किस पर dependent होता है? The shape and the size of the cell is dependent to the specific function they perform. तो एक specific function है वो perform करते हैं, उन पर shape and size निर्भर होता है. फिर बाद में हमारा क्या आता है? सी यहाँ पर बता रहा हूँ. So जो सेल है, प्लांट्स और एनिमल है, वो क्या करते हैं? मेनी ऑफ द सेल चेंज देयर शेप एंड साइज चेंज करते हैं. बट प्लांट और एनिमल में ऐसा क्या होता है कि उनके पास फिक्स शेप होते हैं, एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज को छोड़ के और अमीबा को छोड़ के सबके पास अपना फिक्स शेप एंड साइज है. अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड कौन सा आता है? हमारा स्क्रीन पर भी दिया है, माइक्रोप्लाज्मा गैलेप्टिकम. उसको हम बोलते हैं पीपीएलओ भी बोलते हैं, जो कि उसका साइज बता रहा हूँ मैं अभी, यू मे नोट डाउन. ओके, सो उसका साइज है 0.1 नैनोमीटर. अब नैनोमीटर का साइन मैं आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखाता हूँ. नैनोमीटर का साइन ये यहाँ पर नैनोमीटर का साइन दिए गिवन है. व्हाट इज द यू निकालना है सिर्फ इस प्रकार से. तो ये है नैनोमीटर का साइन. अब लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग. कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल है. अब बैक्टीरिया मैं एक्स्ट्रा का बता रहा हूँ, ठीक है. सो बैक्टीरिया की सेल साइज रेंजेस क्या होती है? 1 to 10 mn, ठीक है, माइक्रोन मीटर. अब बैक्टीरिया का क्या है? 1 माइक्रोन मीटर से लेकर 10 माइक्रोन मीटर तक उनकी साइज निर्भर होती है. फिर यूकैरियोटिक. अब यूकैरियोटिक बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक इंक्लूड में आते हैं. यूकैरियोटिक्स में क्या आता है? 10 to 100 mm मतलब 10 से लेकर 100 तक माइक्रोन मीटर तक इनके साइजेस होती है. अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या रहती है वो हम बाद में सीखेंगे. अब लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्वस सेल आपने देखा होगा, लॉन्गेट रहता है. इफ अगर वो गोल गोल होता है तो मैसेज इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांजिट होने के लिए कितना उसको ट्रैवल करना पड़ता है. इसीलिए जो नर्व सेल है उसको नेचुरली इलॉन्गेटेड शेप दिया है, ठीक है. फिर बाद में ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल विजिबल बाय नेकेड आई. अगर आपको पूछा तो आएगा, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है. क्या पूछा है? ह्यूमन. एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज द लार्जेस्ट सेल विजिबल बाय नेकेड आई इन ह्यूमन बॉडी. अब आपके सामने ही उसका एग्जाम्पल है. इसका आंसर है स्किन. देखिए स्किन विजिबल है. स्किन इज अ टाइप ऑफ अ सेल. स्किन के अंदर सेल्स है, ठीक है.
सो वो क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट सेल, बहुत बड़ा सेल है ह्यूमन में, देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखने वाले, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमारे पास इंक्लूडेशन आपके स्क्रीन पर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास है, सेल वॉल हमारे पास है, न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहले सेकंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ दो। देखो फर्स्ट क्या दिखा है हमारे पास यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर बाद में थर्ड देखो न्यूक्लियस एंड फोर्थ साइटोप्लाज्म। तो ये तीन है। सो ये तीन क्या है, सेल वॉल को छोड़ के, ठीक है, सेल वॉल को छोड़ के क्या आएगा, the plasma membrane, the nucleus and the cytoplasm are the three basic components of the cell. तीन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल होते हैं, कौन कौन से अभी डिस्कस किए, ठीक है। फिर बाद में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल का पार्ट। अब सेल ऑर्गेनल्स में इतनी सारी लिस्ट है, वो लिस्ट के अनुसार हम पढ़ेंगे। और वन फर्दर टॉपिक इज द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बारे में भी हम सीखेंगे। सो सेल वॉल के बारे में बताया है हमें, तो सेल वॉल के बारे में हमें क्या किया है, बताया है। तो सेल वॉल क्या है, सेल वॉल, ठीक है, ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक चल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये क्या करता है, सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही एंट्री एंड एग्जिट देता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, सेपरेट करता है इंटरनल सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट को ये क्या करता है, सेपरेट करता है, क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। ये हो गया। अब दिख रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन के बारे में टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, पोजीशन देखेंगे। सबसे पहले क्या है, वो एक लिविंग है, क्या है, वो लिविंग है, थिन है, बहुत पतला है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट टॉपिक आपको बताने की जरूरत नहीं है, माइक्रोस्कोपिक है और सेमी परमेएबल है, ठीक है। फिर वो प्रेजेंट किस में होता है, बोथ यू एंड प्रोकैरियोटिक में, वो दोनों प्रेजेंट। उसे क्या कहते हैं, अगेन बताया था आपको, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। फिर बाद में if we see the structural model of plasma membrane is also known as the fluid mosaic model of plasma membrane। ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम मॉडल देखने वाले हैं। फिर ये किससे मेडअप अप होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड टुगेदरली इट इज टुगेदरली कॉल्ड द लिपोप्रोटीनस। वो किससे बना है, लिपोप्रोटीनस से बना है। वो क्या है, एक ट्राइलैमिनर मेम्ब्रेन है, जिसका आउटर एंड इनर लेयर आर फॉर्म ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल से बने हैं, विच मूव्स एज आइसबर्ग पता है, जो आइसबर्ग होते हैं, जो अंटार्कटिक रीजन में आइस के टुकड़े रहते हैं, वो कैसे समुद्र के ऊपर तैरते हैं, तो उस प्रकार से फॉस्फोलिपिड के सागर के ऊपर वो तैरते हैं। इसका ऐसा स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है, सिलेक्टिवली परमेएबल है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। फिर क्या करता है, सिलेक्टेड मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है एंड इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल्स, ठीक है। इट गिव्स अ डेफिनाइट शेप टू द सेल, उस सेल को एक डेफिनाइट शेप देता है। नाउ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला है यहाँ पर, सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जस्ट इसको देखो। सो ये क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। सो ये क्या है, लिपिड बाई लेयर, ठीक है। सो ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड्स है इसके लिपिड्स के, और ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर और साइटोप्लाज्म है। सो वो सेपरेट करते हैं। फिर ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल्स है, क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल्स है, और उनके ऊपर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट तैरते हैं,
फिर बाद में ये डिफरेंट सब्सटेंसेस से बना है और इनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स होता है वो कैनल्स के द्वारा होता है। जो कैनल्स है, जो प्रोटीन चैनल्स है, उनके द्वारा क्या होता है, उनका सब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, मतलब जो मटेरियल्स होता है वो होता है। ठीक है, सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही एंट्री एग्जिट मिलती है इसके द्वारा, और जो लिपिड और प्रोटीन के बीच में जो गैप्स होते हैं उनसे भी ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में है। ये आप वीडियो देखिए, ये सोर्स यूट्यूब का सोर्स है, सो प्लीज़ नो कॉपीराइट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Two super kingdoms, named prokaryote and eukaryote. The fundamental difference is that prokaryotes, such as bacteria, do not have a nucleus. The word pro meaning before, and karyon meaning nucleus. Bacteria are also, on average, about 1 to 10 times smaller in volume than eukaryotes, because of the small functions. Their structures are also simple. The genetic material of prokaryotes is present freely in the cytoplasm. Together with few organelles, prokaryotes have slightly smaller ribosomes, about 18 nanometer in diameter, also denoted as 18S. None of the organelles are membrane bound. Their cell wall functions as a protection from the external environment. The U in eukaryote means true, and karyon, like we mentioned before, means nucleus. So as the name suggests, eukaryotes have a nucleus, or more than one nuclei in their cells, and their genetic material resides inside it. Their ribosomes are slightly larger, about 22 nanometer in diameter. देखिए, अब ये हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में डिफरेंस है। सो आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है। क्या दिया है? टेबल दिया है। सो वो टेबल दिया है, सो उस टेबल को फिल करिए। वो टेबल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस है। अब देखिए, इस वीडियो में पूरा तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट के बारे में डिफरेंस पूरा तो नहीं बताया है। सो मैं एनसीईआरटी को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो प्रेफर एनसीईआरटी ही ओनली। मतलब मैं मोस्टली सब कुछ एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, सो न्यू टेक्स्ट बुक के 55 पेज नंबर पर ये वाला चार्ट है। ओके, मे नॉट विजिबल, ओके विजिबल। ये वाला चार्ट है। सो ये वाले चार्ट को फिल करिए। ये है डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में ये डिफरेंस है। ठीक है, सो इसका डिफरेंस समझ में आ गया। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक क्या है, उसके पास क्या आता है, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डेवलप्ड and the genetic material present in the freely present in the cytoplasm. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर बाद में साइज बताया है। तो प्रोकैरियोट, ये ध्यान दीजिए, साइज का है। सो प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं, जनरली स्मॉल होते हैं, 1 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर तक होते हैं। इनकी साइज 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर तक होते हैं। और यूकैरियोट्स की साइज क्या होती है, 5 या फिर 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक इनकी साइज रहती है। मतलब जनरली लार्ज होते हैं। एक सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक एंड मोर देन 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक। फिर बाद में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक। ओके, ये साइज डायमीटर, ये राइबोसोम का साइज डायमीटर, ये ध्यान मत रखो, इसको मत ध्यान रखिए। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको एक साइड से सुन लो, एक साइड से छोड़ दो। ठीक है, वो डायमीटर रखने का। अब ये एनिमल सेल है, इसका सोर्स भी हम यूट्यूब से ही लिया है। सो प्लीज़ वन मोर अगेन कॉपीराइट मत देना। We already know is the structural and functional unit of life. Both plants and animals are made of cells.
However, a plant cell and an animal cell are different from each other. Let us look at a plant cell and an animal cell closely and compare them. वेट ओके थोड़ा सा We already know is the structural and functional unit of life. Both plants and animals are made of cells. However, a plant cell and an animal cell are different from each other. Let us look at a plant cell and an animal cell closely and compare them. As you can see, both plant and animal cells appear different from outside. On the outside, a plant cell is surrounded by a cell wall. Next to the cell wall, a cell membrane is present. However, in case of an animal cell, no cell wall is present. Only the cell membrane surrounds the cell. Let us now go inside a plant cell and an animal cell and see how they differ from inside. If you look at both the cells carefully, you can see spaces in both plant and animal cells. However, in case of a plant cell, there is only one large space, while in case of an animal cell, there are several small spaces present. These spaces are called vacuoles. So, a plant cell has one large vacuole, whereas an animal cell has multiple smaller vacuoles. In addition, a plant cell contains several colored structures that are not present in an animal cell. These structures are scattered in the cytoplasm. These are called plastids. Some of these plastids have a special green pigment called chlorophyll. The chlorophyll provides color to the leaves and helps in the process of photosynthesis. The plastids having chlorophyll are called chloroplasts. So, one of the major differences between a plant cell and an animal cell is the presence of plastids. सो ये था हमारा वीडियो. अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जो ये एनिमल सेल आ गया हमारे सामने. देखिए हाँ ठीक है. अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या देखा. अभी सबसे पहले सेल डिफरेंसेस इस सेल वॉल के बीच सेल के बीच में है, बट इसको हम लास्ट में एकदम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इस टॉपिक को मैं हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद हम इसको समझेंगे और फिर सीखते सीखते हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे. सी सेल वॉल का क्या फंक्शन है. सेल वॉल इज एक्स्ट्रा कवरिंग इन द प्लांट सेल. प्लांट सेल में क्या होती है, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है. एनिमल सेल हैव ओनली वन मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन एनिमल सेल को रहता है. एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल वॉल किससे बनता है अभी बताइए, सेल्यूलोज. और ये सेल्यूलोज शब्द आपको टिश्यूज में भी एक टिश्यू लर्न करोगे उसके लिए आगे आपको ये आएगा. ठीक है, सो ये सेल्यूलोज याद रखना है. और फिर अभी देखो जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, हर्बीवरस एनिमल्स है हमने. ठीक है, हर्बीवरस एनिमल्स होते हैं गाय भैंस वगैरह. सो वो डायरेक्ट कच्चा प्लांट को खाते हैं, तो उसके अंदर सेल्यूलोज होता है. तो उनके अंदर उनके पेट के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं सेल्यूलेज. सेल्यूलोज और सेल्यूलेज में डिफरेंस है, ये याद रखना. तो सेल्यूलेज क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. अब आप बोलोगे हम भी तो हरी सब्जियां खाते हैं, हमें नहीं लगता. तो ये क्यों है, हम सब्जियों को क्या करते हैं, बॉईल कर सकते हैं. बॉईल करने के बाद हम उन्हें खा सकते हैं. ठीक है, ये डिफरेंस आपको सेल वॉल समझ में आ गया. अब देखिए सेल वॉल ये नीचे प्लांट सेल का डायग्राम है. तो ये ऊपर है सेल मेम्ब्रेन है ऊपर, एंड फिर नीचे सेल वॉल है. ठीक है, फिर बाद में न्यूक्लियस. ये जो पूरा पैराग्राफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये पूरा पैराग्राफ आपका एनसीईआरटी का है, बट मैं आपको इसको ज़रा से एकदम जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए न्यूक्लियस टॉपिक आपका बहुत बढ़िया है. देखिए न्यूक्लियस टॉपिक से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ. चलिए, सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म्स भी होते हैं. मैं आप ब्लैक स्क्रीन कर दूँ कि कौन सा ऑप्शन रहता है, वह मेरे को नहीं आता यूज़ करता. तो ब्लैक स्क्रीन आ गया. तो
सी सो हमारे पास क्या है देखो, सी हमारे पास क्या है, एक्टिव है। एक मैं एक एक्टिव को ए से डिनोट करता हूँ, ठीक है, एक्टिव। और दूसरा है मेरे को यहाँ पर अच्छे से लिखते नहीं आते, ठीक है, एक्टिव ए एंड पी ए है, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव है हमारे पास, ठीक है। सो पैसिव एक्टिव का लिखो सबसे पहले, एक्टिव में लिखो। अगर आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सो एक्टिव में प्लीज़ राइट डाउन करो। एक्टिव का सबसे पहले देखेंगे क्या आएगा एक्टिव में। एक्टिव में क्या आएगा, देखिए अच्छे से। एक्टिव में द ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक बढ़ता है। सो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन को बोलता है, सो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर बाद में ये किस पर डिपेंड होता है, एटीपी के एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। जितनी एटीपी प्रोवाइड की है उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, ठीक है। सो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, इसने टेक्स्ट बुक में दिया है। वंस अगेन टेक्स्ट बुक में सब दिया होता है। ये आपका होमवर्क है कि टेक्स्ट बुक में एटीपी क्या है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के इसमें है होगा शायद से एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सो ये आपको सर्च करने का हैबिट डालिए, ठीक है। फिर अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या है, तो सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से हाई से लो तक, और एक्टिव लो से हाई तक। सो हम क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में, हमें क्या लगने वाला है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या लगने वाला है, वी विल नीड द पैसिव ट्रांसपोर्ट, करेक्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमें लगने वाला है। ओके सर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में यहाँ पर आया है सी नाउ। सो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला है एटीपी रिक्वायर्ड है। सो रिक्वायर्ड सेलुलर एनर्जी से रिक्वायर्ड होती है। फिर बाद में इसके सेकंड पॉइंट है, इतने सेकंड पॉइंट है, थोड़ा सा हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिया है ये। और उसके अच्छा सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। नीचे एग्जांपल दिया है, ग्लूकोज टेक अप इन द इंटेस्टाइन, टेक अप इन द इंटेस्टाइन, ये आपको समझ में आ गया। फिर बाद में पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी ही रिक्वायर्ड नहीं है। फिर इसका क्या है, सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ के पार्टिकल्स क्या आएंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। नीचे है डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड फिर ऑस्मोसिस दिया है, ठीक है। तो अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट को भी हमने किस में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑस्मोसिस है, एक ऑस्मोसिस है और एक डिफ्यूजन है। सो एग्जाम में आपको आएगा, राइट डिफरेंसेस इन द टेबुलर फॉर्म फॉर द ऑस्मोसिस एंड द डिफ्यूजन। तो इसके बारे में भी जस्ट हम देखते हैं। सी नाउ हम देख रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो आपके सामने ये खुला है, बट मैं अपना रीड करने वाला हूँ, ठीक है। डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन क्या होता है, एनी पार्टिकल मूव फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये किसी भी फेज में हो सकता है, ठीक है, एनी फेज। क्या है, मेम्ब्रेन, हाँ मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होता है डिफ्यूजन के लिए। एग्जाम्पल है गैस मॉलिक्यूल स्प्रेडिंग इन अ रूम। फिर बाद में वाटर मूव सॉल्वेंट बोलो, जो लिक्विड स्टेट्स में होता है, ठीक है। सो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है।
ठीक है। फिर बाद में कौन से फेज में, लिक्विड फेज में हो सकता है। लिक्विड दिया है ऑनली, हाँ लिक्विड ऑनली दिया है। फिर बाद में इसके लिए मेम्ब्रेन लगता ही है। एग्जाम्पल है प्लांट्स रूट एब्जॉर्ब द वाटर। प्लांट रूट के जो हेयर्स होते हैं आपने देखे होंगे, वो क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियस स्टार्ट होगा। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस समझ में आ गया। अब हाइपर सॉल्यूशन कितने होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं, द सॉल्यूशन in the surrounding, the cell have the low concentration of water, then the cell gets shrink। अब जो क्या होता है, जब जो सेल जिसमें रखा है उसके अंदर क्या है, जो लो वाटर कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है, सो क्या होगा, अंदर के सेल के अंदर का जो पानी है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। सो प्लाज्मोलाइसिस इन विच द लिविंग प्लांट सेल loses the water through the osmosis, which result in the shrinkage of protoplasm away from the membrane। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये डेफिनेशन लर्न ही कर लो प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, राइट। अगर मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है, सो लिखो अगर आपको लिखना हो तो, नो कंपल्शन, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस इज अ फिनोमिना which plant cell loses the water। Plant cell loses the water through exosmosis, which results shrinkage of the protoplasm away from the plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकेज करवाता है। जो उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बाहर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम रहता है। सो अंदर सेल के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। सो क्या होगा, सेल के अंदर का जो पानी का मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। एक्टिविटी भी है, आप सॉल्ट सोल्यूशन लो, उसके अंदर द्राक्ष बोलते हैं, द्राक्ष जामुन, हाँ, उसको डालो, क्या होगा, 2 दिनों के बाद, एक या फिर 1 दिन के बाद, ठीक है, मैक्सिमम 12 घंटे या फिर 1 दिन के बाद देखना है कि वो श्रिंक हो जाएगा। इसे प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब देखिए रेजिन, पता है रेजिन, मनुखा बोलते हैं शायद से उसे। तो वो रेजिन को अगर आपने लिया, रेजिन को जो कि ऑलरेडी श्रिंक होता है, तो रेजिन को लिया आपने, रेजिन को लिया और आजू में देखो कटोरी में लिया पानी एकदम प्लेन पानी, और उसके अंदर आपने क्या डाला, रेजिन को डाला, उसको छोड़ दिया 12 या फिर 1 दिन, मैक्सिमम 1 दिन के अंदर वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, बल्ज अप हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। सो क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो सेल है उसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लेस देन द मीडियम इन विच द सेल इज केप्ट। फिर आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या रहता है, द मीडियम ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द सेल हैज द सेम, मतलब आइसोटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर सेम कॉन्सेंट्रेशन है और मीडियम के अंदर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है। सेल वॉल का टॉपिक हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो सेल वॉल हो गया। फिर बाद में हमारा एक नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियस, और ये आपके पूरा एनसीईआरटी का है, ये पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। इसका एनसीईआरटी रीड करने के बाद ये आपको समझ आ जाएगा कि पूरा एनसीईआरटी से लिया है, बट मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं टेकन नोट्स के आपको सिखा रहा हूँ। सो इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द सेलुलर एक्टिविटीज़। सो ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़ जो भी है वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। सो क्या बोले कि न्यूक्लियस इज अ हेड ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है, सेल का हेड है। तो कंट्रोल सेंट्रल बनेंगे, उसके अंदर क्या होता है,
उसके अंदर क्या रहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि विच इनहेरिटेड फ्रॉम द पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग के अंदर वो इनहेरिटेड होती है। उसके अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, आपके डायग्राम में दिया है स्क्रीन के ऊपर, हम तो उसको जूम करेंगे। क्रोमैटिन फाइबर होता है एकदम थ्रेड जैसे होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, और क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है। जेनेटिक मटेरियल किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में, और उसके अंदर क्या रहता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या करता है, दिस प्ले द सेंट्रल रोल इन द रिप्रोडक्शन, और ये क्या है, डबल लेयर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे, इलास्टिक है, थिन है। न्यूक्लियस के पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देखिए, हाँ बस, चलो मेरे को दिख रहा है। न्यूक्लियस के पास अपना न्यूक्लियर एनवेलप बोलो या फिर उसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। सो क्या है, थिन रहता है, इलास्टिक रहता है, सेमी परमेएबल होता है, 2 लेयर एनवेलप होता है, 2 लेयर का एनवेलप होता है, और फिर क्या रहता है, उसको पोरस रहता है, उसके पास क्या रहता है, न्यूक्लियस पोर्स है। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस पोर डायग्राम को क्या किया है, लेबल किया है। फिर बाद में उसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर है, क्रोमैटिन लिखा है, तो मैंने क्रोमैटिन फाइबर बोला था, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो। फिर बाद में वो फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके अंदर, उसके बाहर क्या रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और अंदर ये गोला दिख रहे हो, वो बोलते हैं उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं उसे, व्हाट वी कैन से इट, न्यूक्लियोलस उसे बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर, और उसका फंक्शन है रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। न्यूक्लियो एनवेलप का क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का एक्सप्लेन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है, तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके पास क्या होता है, सिंथेसाइज ऑफ डीएनए, राइबोसोम, आरएनए, ये होती है, ठीक है। समझ में आ गया ना, आरएनए सिंथेसिस करता है वो, राइबोसोम सिंथेसिस करता है, ठीक है। न्यूक्लियर स्केलेटन, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियर स्केलेटन डिटरमाइन द शेप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। फिर बाद में है न्यूक्लियोप्लाज्म का देखा हमने, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस, जो अंदर गोला देखा, वो न्यूक्लियोलस। डेंस स्फेरिकल रहता है, नेक्स्ट सरफेस होता है, डेंस स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल रहता है, और नेक्स्ट सरफेस का सरफेस में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है द सरफेस फॉर्मेशन एंड द स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए करता है, साइट ऑफ आरएनए और राइबोसोम्स को सिंथेसिस करता है। फिर है न्यूक्लियर क्रोमैटिन, a dark staining network of long fiber-like threads during the cell division by the dehydration and separation from the species rods of the cell chromosome। अब ये क्या है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिससे हमने बोला क्रोमोसोम होता है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। फिर बाद में हम साइटोप्लाज्म देख रहे हैं। साइटोप्लाज्म ये सेल का डायग्राम है, और ये सेल के डायग्राम में देखो ऑर्गेनल्स, वेरियस ऑर्गेनल्स अब देख रहे हो, वो ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं उनके अंदर। तो ये जेलेटिनस सब्सटेंस जो इनके अंदर फिल्ड होता है, तो उसे कहते हैं द साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ अ होमोजीनियस होता है, प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। वो कैसा होता है, वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से बना है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर उसका होता है। कैसा होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर मेड अप अबाउट 75% to 85% ऑफ वाटर। 75% और 85% लगभग किससे बना देता है, वो वाटर से, और बाकी का बचा क्या है,
प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल्स होता है, ये सब प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बायो सिंथेसिस द प्रोटीन्स एंड द ग्लूकोज पाथवे। इससे क्या होता है, पाथवे रहता है सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स, स्टोर हाउस ऑफ द रॉ मटेरियल से करता है फॉर द मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी का कन्वर्जन होता है, शायद से पेक्टीन में कन्वर्जन होता है इनका, ठीक है। ग्लूकोज का कन्वर्जन पेक्टीन में होता है और वो कहाँ पर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। वेयर डज गो, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हमने डिफरेंस में देखा ही कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स देखने वाले हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने अभी न्यूक्लियस में देखी है, आपने न्यूक्लियस देख लिया, साइटोप्लाज्म देख लिया, सेल वॉल देख लिया। अब हम फर्स्ट ऑर्गेनेल्स देखने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रफ क्यों बोलते हैं उसे, तो उसके सरफेस पर क्या रहता है, राइबोसोम्स अटैच रहते हैं। व्हाट इज अटैच, राइबोसोम्स, ठीक है। सो उनका मेन फंक्शन क्या रहता है, to synthesize the protein। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पोजीशन क्या है, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या रहता है, वो प्रेजेंट रहता है। फिर उसका दूसरा टाइप है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसके सरफेस पर क्या रहता है, डज नॉट कंटेन्स एनी राइबोसोम्स ऑन द सरफेस, इसलिए वो स्मूथ है, ठीक है। फिर फंक्शन इसका क्या है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। सो पूछा जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो क्या है, द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ द लिपिड। तो कंबाइंडली हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो सिंथेसिस द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इसलिए समझ में आ गया। सो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना है, सिस्टर्नी से बना है। सिस्टर्नीज, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स के कारण ये बना हुआ है, ठीक है। सिस्टर्नीज, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, समझ में आएगा। फिर बाद में है हमारा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, एक डेफिनेशन है, लिखा है स्क्रीन के ऊपर, जूम कर देता हूँ आपके लिए। द प्रोसेस नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। लिखा है क्या, वेट चेक करने दो। हाँ, द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस लिखा है दिस, ओके। तो फिर डेफिनेशन रीड की है, देखिए, वंस अगेन रिपीटिंग, द फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है, लिपिड से होता है, और किससे होता है, प्रोटीन से होता है। किससे होता है, प्रोटीन से होता है। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। गोल्गी अपैरेटस, क्या बोलते हैं उसे, गोल्गी अपैरेटस। ये गोल्गी अपैरेटस का डायग्राम है स्क्रीन के ऊपर। अब गोल्गी अपैरेटस को किसने ढूंढा था, तो गोल्गी अपैरेटस, आल्सो नोन एज गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडी को गोल्गी बॉडी बोलते हैं, गोल्गी अपैरेटस बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, इतने सारा बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस। अब ये किससे बना होता है, वेसिकल से बना रहता है, सिस्टर्नीज से बना हुआ रहता है, वैक्यूल से बना हुआ रहता है। चार है इसमें, क्या आएगा इसमें, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड वैक्यूल्स, चार देखा आपने। अब देखो पीछे हमने क्या देखा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों आपको डिफरेंस पूछे जाएंगे, सब आपको करना है। तो गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, पैकेजिंग ऑफ द फूड करता है, पैकेजिंग ऑफ द फूड करता है, एंड क्या करता है, प्रोटीन एंड लिपिड्स को क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का काम भी ये करता है, ठीक है। सी गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या है बता देता हूँ।
स्टोरेज का एक्ट करता है, स्टोरेज के लिए एक्ट करता है, पैकिंग के लिए एक्ट करता है, पैकिंग मेम्ब्रेन के लिए एक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या किसके लिए क्या करता है, पार्टिसिपेट इन द लिपिड फॉर्मेशन, सॉरी लाइसोसोम फॉर्मेशन, लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए। और ये किसका है, इट इज अ साइट ऑफ द पॉलीस्टेट, पॉलीस्टेट के बायोसिंथेसिस के लिए ये किसकी साइट है, बायोस्ट्रेट, ठीक है। फिर बाद में गोल्जी बॉडी मटेरियल्स आर पैक्ड इनटू वेसल्स एंड ट्रांसपोर्ट द रिक्वायर्ड साइट। नेक्स्ट ऑर्गेनेल हमारा मे भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी लाइसोसोम से। लाइसोसोम्स किसके कारण बने हैं, जस्ट डिस्कस किया हमने, सिंथेसाइज बाय द गोल्जी एपिटेटस। अब उन्हें क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं। सो उनका मेन फंक्शन क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना, फॉरेन मटेरियल इंटर करते हैं उनको डाइजेस्ट करना, क्लीन अप करना, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में क्रिएट करते हैं। अब उन्हें सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं बताते हैं। अगर सेल डैमेज हो गया, इवन ना चाहते हुए भी, ओके, ना चाहते हुए भी अगर हमारा सेल जो है वो बेचारा सेल डैमेज हो गया, तो क्या करेगा, ये लाइसोसोम क्या करेगा, सेल को डाइजेस्ट करने लग जाएगा। और फिर बाद में उसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं, वो मटेरियल्स को एकदम तगड़ा डाइजेस्ट कर लेगा और फिर बाद में क्या होगा, खुद बर्स्ट हो जाएगा। तो सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल इसे कहते हैं, समझ में आएंगे। नेक्स्ट इज अवर माइटोकॉन्ड्रियंस। माइटोकॉन्ड्रियंस, इसका डायग्राम भी आपके अंदर है। तो इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सॉरी कंस्टिट्यूएंट्स इसके क्या होते हैं, इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, मतलब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज टू स्मूथ एंड फ्रीली परमेएबल। अब उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है आप देख सकते हो वो कैसा होता है, स्मूथ होता है एंड फ्रीली परमेएबल होता है। फ्रीली वो परमिट करता है, क्या करता है, फ्रीली वो परमिट करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द माइक्रोस्कोपिक ग्रैन्यूल्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो सेमी, और उनका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, सेमी परमेएबल होता है और डीपली फोल्डेड होता है। तो उसका और एक कंपोनेंट है क्रिस्टिया, ठीक है, क्रिस्टिया होता है। फिर उसके अंदर उसका खुद का डीएनए होता है और वो खुद डीएनए, उसके पास खुद डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है और वो खुद से क्या कर सकता है, प्रोटीन्स को राइबोसोम्स को, उसके पास उसके खुद के राइबोसोम्स और वो खुद प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। पावर हाउसेस ऑफ द सेल आपको पता है क्या होता है, सो वो 80 तो स्टोरेज बैटरीज भी बोलते हैं या फिर एटीपी मिल्स बोलते हैं। दिस साइट्स ऑफ द सिंथेसिस एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस क्या करते हैं, एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। कॉल्ड एटीपी करेंसी, प्रोड्यूस एनर्जी एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है किसके लिए, मैकेनिकल वर्क के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। लास्ट बट द नॉट लीस्ट ऑर्गेनेल्स, लास्ट नहीं है मतलब प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स को भी हमने 3 प्रकार से फर्दर डिवाइड किया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरो सुनती है आपको क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल याद आ जाएगा। तो क्लोरो क्या अर्थ क्या है, ग्रीन पिगमेंट वाला क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्टिड्स के अंदर क्या होते हैं, प्लास्टिड्स ऐसा प्रेजेंट होते हैं ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, जो कि हमने पीछे वीडियो में देखा प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच में का डिफरेंस में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट वाले होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, येलो हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का अर्थ क्या होता है, कलरलेस हो सकते हैं
या फिर वाइट कलर के हो सकते हैं। ये प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एकदम डिफरेंट होता है। ये दिख रहा है कि इसमें देखो इस तरीके से प्लास्टिक का स्ट्रक्चर होता है। अभी आपको इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बट मैंने आपको दिखाया। इसके अंदर ग्रानम प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन। अब ये दोनों के पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या है, अपना खुद का डीएनए है। सो इसके अंदर क्या है, कंटेन ओके, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहते हैं इन्हें, हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल कहते हैं। फिर बाद में हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट, क्या करता है, हेल्थ इसको क्या देता है, जो सेल्स को क्या होता है, अट्रैक्टिव फ्लावर्स को क्या देता है, अट्रैक्टिव कलर्स देता है। इसके कारण जो पॉलिनेटिक जो मीडियम से, जैसे कि इंसेक्ट आ गए हैं, फ्लाइज आ गए हैं, ये सब आ गए हैं, सो इसके कारण क्या होता है, पॉलिनेशन के लिए हेल्प होता है। फिर डिस्पर्स ऑफ द सीड्स हो सकते हैं, फिर डिस्पर्शन ऑफ द सेल्स हो सकता है। फिर बाद में क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, वो फूड को स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। क्लियर। लास्ट इज द वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या स्टोर करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। उसके पास उसको देखो, उसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, उसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट लिक्विड इन द, उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उससे हम क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। उसके अंदर जो भी प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल सैप प्रेजेंट, उसको सेल सैप बोलते हैं। और वैक्यूल्स प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। Cell sap exert the outward triangle pressure when the vacuoles act as the storage sac of the water, minerals, ठीक है, वाटर के लिए एक्ट होते हैं, मिनरल के लिए एक्ट होते हैं, स्टोरेज के लिए, शुगर के लिए एक्ट होते हैं। और इसके बाद सेल डिवीजन टॉपिक है, बट एक और ऑर्गेनेल है, सेंट्रियोल ऑर्गेनेल। सेंट्रियोल ऑर्गेनेल, सेंट्रल ऑर्गेनेल मैं आपको एक बताता हूँ। सेंट्रल ऑर्गेनेल के मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, इस सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट इन द प्लांट सेल। और ये कैसे, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्यूबुलस। फिर सेल डिवीजन आते हैं, उनके दो प्रकार के हैं, माइटोसिस एंड मायोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो क्या होता है, सो माइटोसिस एंड मायोसिस ये एक सेल के डिवीजन के सेल के डिवीजन के प्रोसेस है, जिसमें सेल के स्पीशीज कंटिन्यू होने के लिए ये होते हैं। सो the process by which new cells are made in cell division, ठीक है, इस cell division, two main types of cell division are mitosis and meiosis. The process of the cell division by which most of the cell divide for the growth are called mitosis. In this process, each cell called mother cell डिवाइड्स टू फॉर्म द टू आइडेंटिकल सेल। क्या करते हैं, अब सेल क्या होते हैं, मिस माइटोसिस में क्या होते हैं, जो एक मदर सेल नाम का सेल होता है वो क्या करते हैं, डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड करता है, और उनके अंदर कहते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और मायोसिस में क्या होता है, द प्रोसेस which involves the two consecutive divisions। अब देखिए
एक सेल, ये देखो डायग्राम दी है मियोसिस की। देखिए इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द सेल डिवाइड्स। ओके, तो सेल डिवाइड होता है, मदर सेल डिवाइड होती है टू सेल्स में, और उनके अंदर क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। ज़्यादा नंबर टॉपिक नहीं है माइटोसिस और मियोसिस का, ठीक है। सो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है हमारा, बट हम इतने में ही रुकने हो नहीं। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम है, इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। प्लीज़ ये प्रिपेयर कर लेना एग्ज़ाम के लिए, अगर आपके एग्ज़ाम बाकी है तो। और ये है एंड ऑफ द सेशन। और इसकी एक्सरसाइज क्या होगी, हमारे एक्सरसाइज आप खुद से कंप्लीट, ओके, हम एक्सरसाइज के लिए आपके लिए एक्सरसाइज का हम वीडियो लाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज़ द सीड ऑफ 2024-25 क्लास 9 CBSE गाइड में गाइड। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल।